तेरी छत पे। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी उठ चुके होंगे और क्लास लेने के लिए तैयार हो चुके होंगे। चलिए बच्चे, क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक पूरे जुनून के साथ हम लोग क्लास में लगे हुए हैं। और सिलेबस भी अपनी स्पीड पे बढ़िया चल रहा है। जो हम टारगेट लेकर चलते हैं रेगुलर, वही टारगेट हम अपना सिलेबस का कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन से मैंने क्लास शुरू करी है और आज तक का रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि आपका जो सिलेबस है वो एक दिन भी लेट चल रहा हो। बिल्कुल ऑन टाइम है। जो टारगेट मैं लेकर चला हूं कि आपका सिलेबस 10 तारीख से पहले पहले या 10 तारीख तक मैं आपका 10 तारीख डेडलाइन है कि 10 तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। तो वो उसके हिसाब से हमारी जो स्पीड है बिल्कुल मेंटेन्ड है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करेंगे और कल हम करेंगे डिस्काउंट, यानी कि छूट बट्टा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। वो छोटा सा चैप्टर है, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर परसों हम अपना साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन में उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई। चलिए, राम राम, जय हिंद, जय श्री राम। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। कल एक होमवर्क दिया था प्यारे भाई सभी को एक, तो देखते हैं क्या सा होमवर्क था वो। क्या उत्तर था इसका, जल्दी से बताओ। आसान क्वेश्चन था ये तो। एलिगेशन मेथड पर मैंने बताया था कि एलिगेशन पर करना है। तो सवाल है कि अनिल ने 10,000 की कुल कीमत पर दो वस्तु को क्रय किया। टोटल कीमत पर खरीदा है, टोटल 10,000 रुपए हैं और दो वस्तु ए और बी को खरीदा है। अब कह रहा है कि उसने वस्तु ए को 15% लाभ और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही नुकसान हुआ। बच्चे एक बात बताओ, जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनता है, जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनता है, तो भैया क्या जीरो से डिनोट करते हैं हम? भाई मान लो अगर उसे प्रॉफिट होता है 5%, 10%, तो सीधा लिखते हैं 5%, 10%। लॉस होता है 5-10% का, तो माइनस का 5%, माइनस का 10%, माइनस का साइन लगा देते हैं। और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस बने, जीरो। अब उसने कहा दो वस्तु कुल मिलाकर 10,000 में खरीदी है उसने, और कह रहा है ए को तो 15% लाभ पर बेचा है। बचा लाभ है तो प्लस का 15%, और दूसरी वस्तु को बेचा है उसने 10% की हानि पर, लॉस पर। तो यहां माइनस का 10% है। और उसने कहा पूरे सौदे में, पूरे सौदे में मतलब ए को भी और बी को भी बेचकर जो वो कमाता है वो नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि जीरो 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 जीरो, और यहां पर आ जाएगा जीरो। ठीक है। अब आप देखो, बड़ी संख्या में से देखो, एक तो इससे बड़ी है, 0 से 15 बड़ा है, और एक 0 से छोटा है, -10 छोटा होता है ना भाई 0 से। तो बड़े में से छोटा घटाना है, 15 - 0, 15 ही आ जाएगा। और जीरो माइनस माइनस का 10, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ना, ये प्लस का 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। नीचे जो रेशियो आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का आता है। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट को एलिगेशन मेथड में लगाते हैं, तो बच्चा नीचे जो अनुपात आता है वो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का आता है। और उसने कहा दोनों को मिलाकर 10,000 में खरीदा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 3 और 2 5 यूनिट का मान 10,000? तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 2,000। उसने आपसे क्या पूछा है? उसने कहा कि ए का विक्रय मूल्य, ए का, तो पहले तो ए का क्रय मूल्य बताओ। ए का क्रय मूल्य बताओ पहले, तो वो तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? यानी कि 4,000। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चे?
ये तो क्रय मूल्य है 4,000। अब आपसे कह रहा है ए को बेचा कितने में है, तो देखो ए को तो उसने 15% लाभ पर बेचा है, ए को तो उसने 15% लाभ पर बेचा है। बच्चे अगर मैं इसका विक्रय मूल्य निकालना चाहूंगा तो 4,000 को अगर 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो क्या 115% में नहीं बेचा जाएगा? भाई किसी भी वस्तु को अगर 15% लाभ प्रॉफिट पर आप बेच रहे हो तो क्या 115% में नहीं बेचोगे, 100% में जोड़ देते हैं। तो 4,000 तो आपने क्रय मूल्य निकाल दिया, कॉस्ट प्राइस, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 4,000 का 115%। यस, 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, जीरो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4, कितना आ गया 4600। ऑप्शन नंबर सी। ये होमवर्क था कल का जो आपको दिया गया था। ठीक है भाई, चलो चलते हैं आज के टाइप की तरफ, और आज के टाइप में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं उसी चीज। चलिए अगला टाइप है आपके सामने, ये रहा, थोड़ा सा चेंज है। कल जो मैंने लास्ट में कराया था ना, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर होता है या क्रय मूल्य दिया होता है, यहाँ थोड़ा सा टाइप चेंज है, सवाल को करने के तरीके भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होंगे? क्योंकि अब जो टाइप मैं आपको कराने वाला हूं इसमें वो विक्रय मूल्य यानी कि वो सेलिंग प्राइस की बात करेगा। एक बार पढ़ोगे चीजें समझ में आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइप अलग है वैसे। दो बाइक की लागत मूल्य का योग 50,000 है। पहली बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचता है, और कह रहा है यदि विक्रय मूल्य समान है। ये बात उसने ऐड करी है जिसने सवाल के जज्बातों को चेंज किया है। कौन सी लाइन ने चेंज किया है? इस लाइन ने सवाल के जज्बातों को चेंज किया है कि यदि उनका विक्रय मूल्य समान है तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा। ये वाली लाइन ने कि यदि विक्रय मूल्य समान है, यदि विक्रय मूल्य समान है, ये लाइन। और इस लाइन ने ही सवाल को बहुत सिंपल भी बना दिया है, बहुत सिंपल बना दिया है। एक बार आप सभी लोग आराम से सवाल को दोबारा पढ़ो और फिर देखेंगे कि सवाल कैसे हो सकता है। आप जस्ट रीड आउट करो सवाल को, ठीक है। भाई उसने कहा कि दो बाइक खरीदी हैं। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं सवाल को। सवाल में बोला गया है कि दो बाइक खरीदी हैं, दोनों का मिलाकर लागत मूल्य कितना है? 50,000 रुपया है। दोनों का मिलाकर लागत मूल्य कितना है? 50,000 रुपया है। ओके, कह रहा है एक को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है, और दोनों का विक्रय बेचने वाला मूल्य बराबर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहली बाइक का क्रय मूल्य, अगर मैं उनका क्रय मूल्य मान लेता हूं, पहली बाइक का ए और दूसरी बाइक का बी, ये मैंने उनके क्रय मूल्य मान लिए कि पहली बाइक ए रुपए में खरीदी और दूसरी बाइक जो है वो बी में खरीदी है, मान लिया, और दोनों को मिलाकर 50,000 में खरीदा है, इतना भी आप जानते हैं। अब कौन सी कितने में खरीदी है हमें नहीं पता, मैंने मान लिया कि एक को ए रुपए में खरीदा, दूसरे को बी में। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, सामने देखो, अगर मुझे पता है कि पहली बाइक को वो 20% के लाभ पर बेचता है तो कितने परसेंट में बेचेगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या है? आप इस बात का जवाब दो, जस्ट बाकी सवाल धीरे धीरे हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि अगर उसने पहली बाइक को 20% के लाभ प्रॉफिट पर बेचा है तो कितने परसेंट में बेचा? आपके अंदर से जवाब आएगा तुरंत, सर 120% में बेचा। अगर 20% का लाभ है तो पहली का क्रय मूल्य कितना है? ए, और बच्चा उसका अगर मैं 120% निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। होगा कि नहीं 120%? चलो आगे चलते हैं। उसने कहा कि दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा। बाकी सवाल ऊपर नीचे का भूल जाओ, इस बात पर ध्यान दो कि दूसरी बाइक को 20% की हानि। बच्चे अगर दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेच रहा है तो कितने परसेंट में बेच रहा है?
बेच कितने परसेंट में रहा है? आप कहेंगे दूसरी बाइक का क्रय मूल्य बी है और उसने अगर 20% की हानि पर बेचा है ना, तो बेचा होगा 80% में, है ना भैया? 20% की हानि तो यही कहती है। और उसने सबसे लास्ट की लाइन में तो तोड़ ही कर दिया सवाल का। उसने कहा यदि उनका विक्रय मूल्य समान है दोनों का, तो पहली वाली बाइक का विक्रय मूल्य ये रहा, दूसरी वाली बाइक का विक्रय मूल्य ये रहा, तो क्या मैं दोनों को इक्वल कर दूं? भाई उसने बोला है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, मैंने दोनों का विक्रय मूल्य निकाला, बराबर कर दिया। यहां से ए और बी का अनुपात ले लो, जो आएगा अनुपात वो क्रय मूल्य का अनुपात होगा, और दोनों का मिलाकर 50,000 दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई, है ना? मैंने कुछ नहीं किया, पहली बाइक को 20% लाभ पर बेचा, तो क्रय मूल्य ए था, 120% से गुणा कर दिया क्रय मूल्य को। दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा, तो क्रय मूल्य बी था, 80% से गुणा कर दिया, क्योंकि 20% की हानि थी। फिर उसने कहा उनका विक्रय मूल्य तो बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। यहां से ए और बी का अनुपात ले लूंगा मैं, और कुछ भी तो नहीं है। देखो ये जाएगा 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। तो प्यारे भाई ए और बी का रेशियो कितना आ गया? ए के सामने क्या है 2 और बी के सामने क्या है 3। ये जो रेशियो आया है क्रय मूल्य का आया है। क्यों? क्योंकि ए और बी तो मेरे क्रय मूल्य थे, ए और बी तो मेरे क्रय मूल्य थे। यस, ए क्रय मूल्य था, उसको 120 से गुणा किया, 120% से, तो ये टोटल विक्रय मूल्य बना है। बी मेरा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य था, उसको 80% से गुणा किया, तो ये टोटल हमारा विक्रय मूल्य बना है। ए और बी अलग अलग तो अब भी कॉस्ट प्राइस ही रहेंगे, है ना? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट का मान कितना है बच्चे? 50,000। एक यूनिट का मान कितना है? 10,000। क्या पूछा उसने? उसने कहा दूसरी बाइक का क्रय मूल्य, ये रही दूसरी बाइक, 3 गुणा 10,000, 30,000। ऑप्शन नंबर सी। ये पहली बाइक है ए। ओके, बिल्कुल सही बात है। ये पहली बाइक है जिसको 20% के लाभ पर बेचा है ना, वो पहली बाइक है ए। हमें दूसरी बाइक पूछी है, तो 30,000। वेरी गुड। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, इस पे आएंगे जरा। ये सवाल देखिए। अब सवाल है कि जब हमें क्रय मूल्य ही ना दिया हुआ हो, बहुत सारी वैरायटी बनती है इस तरह के सवालों में, हर वैरायटी के सवाल मैं आपको करा रहा हूं। और देखना इसका तो मैं बहुत तगड़ा तोड़ बताऊंगा आपको। रितु ने 2 टीवी सेट 4800 रुपये प्रत्येक में बेचे। 2 टीवी सेट, ओके, जिनमें से एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। भाई 2 टीवी सेट बेचे हैं, एक को बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरे को बेचने पर 20% की हानि होती है। कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ क्या होगा? का तो डायरेक्ट 1-to-1 फॉर्मूला है, आप वो फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट 1-to-1 फॉर्मूला ऐसे सवालों का। एक बार उससे पहले लेकिन आप कम से कम 2 बार इस सवाल को पढ़ो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे। मैं टाइम दे रहा हूं क्योंकि आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला लगाना कोई किस टाइप के क्वेश्चन में है। इस टाइप के में आप 2 बार पढ़ोगे, आपके दिमाग में ये थोड़ा सा चला जाएगा। फिर आराम आराम से। ऋतु ने 2 टीवी सेट 4800 प्रत्येक में बेचे। यहां 4800 रुपये क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब बच्चे एक देखो, एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है। उसने कहा 2 टीवी सेट 4800 प्रत्येक, 4800 प्रत्येक में बेचे। 4800 प्रत्येक में मतलब पहले वाला भी 4800 रुपये में बेचा, दूसरे वाला भी 4800 में बेचा, यही है इस प्रत्येक का मतलब। तो यहां से क्या मुझे यह पता चल गया कि दोनों का बेचने वाला मूल्य बराबर है, पहले वाला भी 4800 दूसरा भी 4800।
क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है? क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है? कह सकते हैं पहली लाइन से? यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। जिनमें से एक पर उसने 20% का लाभ कमाया, भाई कुछ रुपए में खरीदा होगा, 4800 में बेचकर 20% का लाभ कमा लिया। दूसरे पर 20% की हानि कमाई, उसे कुछ रुपए में खरीदा होगा, उसे 4800 में बेचने पर 20% की हानि हो गई। तो कह रहा है बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। इस तरह का सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट। मैं कह रहा हूं लैंग्वेज भी यही रहेगी, बस ये डिजिट चेंज हो जाएंगी, ये डिजिट चेंज हो जाएंगी, लैंग्वेज डिट्टो यही रहेगी, है ना। तो भैया जब हमें पता है कि लैंग्वेज डिट्टो यही रहनी है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं इस तरह के सवालों का, कि अगर विक्रय मूल्य समान हो, अगर सेलिंग प्राइस क्या हो बच्चा, अगर सेलिंग प्राइस इक्वल हो, अगर सेलिंग प्राइस इक्वल हो, और एक वस्तु को तो A% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, पहली वस्तु को A% प्रॉफिट यानी कि लाभ हिंदी में जिसको बोलते हैं, और दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट, जितना यहां ए है उतना ही यहां हानि होनी चाहिए, उतना ही यहां हानि होनी चाहिए। पहली वस्तु को A% का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट का लॉस या फिर हानि हम कह सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो बच्चे ऐसे केस में जो ओवरऑल उसे होता है ना, ओवरऑल उसे होता है लॉस, या फिर हिंदी में अगर मैं कहूं तो ओवरऑल उसे होती है हानि। याद रखना ऐसे केस में उसे हमेशा नुकसान होगा, उसे हमेशा लॉस होगा, और कितना होगा वो भी लिख लो, वो होगा A² बटे 100%, इतने परसेंट की हानि होगी उस। ये इस तरह के सवाल का फॉर्मूला है। फाइनली आपको ये कंडीशन दी हुई है और आंसर इसका डायरेक्ट A² बटे 100 है। जो भी आपको परसेंटेज दिया हो उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो। मैंने क्या कहा, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। 4800 प्रत्येक में बेचा, क्या उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है? यस सर, सेलिंग प्राइस बराबर है, विक्रय मूल्य समान है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेलिंग प्राइस इक्वल है। फिर उसने कहा एक पर 20% का लाभ, चलो एक पर A% का लाभ कमा लिया, दूसरे पर 20% की हानि, हानि होनी चाहिए, A% की हानि हो गई, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसे केस में ओवरऑल, ऐसे केस में ओवरऑल क्या होगा, नुकसान होगा, और कितना होगा A² बटे 100, यानी कि 20 का स्क्वायर बटे 100। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट। आप कहेंगे सर 4% की हानि हो जाएगी, क्या होगी, 4% की हानि, यानी कि 4% का लॉस। इसके बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के, आप उन तरीकों में मत फंसो। जिस सवाल का जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, अब आप उसी पर फोकस करो। डाइवर्सिटी, अलग अलग चीजें, कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे रेशियो मेथड से भी सेलिंग प्राइस इक्वल आप कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बच्चा आपके पास उतना टाइम अब नहीं है। आज कितना तारीख होगी, 17, ऑलमोस्ट एक महीना भी नहीं है आपके पास, है ना। तो हमें इसमें अब वही तरीके पे फोकस करना है जो जिस तरह के सवालों का बेस्ट मेथड है ना। क्योंकि मैं आपको 4 तरीके बता दूं, फाइनली वो आपको याद तब भी नहीं रहने हैं, याद रहेगा एक मेथड। तो मैं अब थोड़ा सा ये चीज करूंगा कि आपको एक एक मेथड के साथ ही मैं लेकर चलूं जो बेस्ट होगा। चलिए अगला सवाल जल्दी से बताइए, सेम क्वेश्चन है ना। आप समझ रहे हैं ना, एक महीना भी नहीं है, तो एक महीने में मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा दूं, रिवीजन के बिना मैथ्स बेकार है, तो आपको वैसे भी वो इतना याद नहीं रहना है। ये सवाल करो जल्दी से। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 15% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर दोनों अलग अलग हों तो क्या करें। अच्छा एक कह रहा है बच्चा, अगर सर दोनों तरफ लाभ हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई,
फिर तो आप रेशियो मेथड से आराम से कर सकते हो। अगर दोनों तरफ लाभ होगा, एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% लाभ, या दूसरे को 30% लाभ, रेशियो से करो, 5 से 6, 10 से 13। अगला क्वेश्चन वही है कि अगर दोनों अलग अलग परसेंटेज हो, पहले ये करो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेलिंग प्राइस इक्वल रहना चाहिए। पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचेगा, चलो पहले एक को लाभ पर बेच दिया, और दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचेगा, चलो इसको हानि पर बेच दिया। मैंने 3 कंडीशन आपको बताई कि भैया विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, है, A% का लाभ होना चाहिए, है, उतना ही परसेंट की हानि होनी चाहिए, ये भी है। तो ऐसे केस में ओवरऑल क्या होगा बच्चे, ओवरऑल हानि होगी, और हानि प्रतिशत क्या होगा, A² बटे 100। A² बटे 100% की हानि। ए कितना है, 15%, तो 15² बटे 100%, या फिर 225/100, या फिर मैं कह सकता हूं 2.25% की हानि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई रहनी चाहिए कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, A% का लाभ, उतने ही परसेंट की हानि होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि सर अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें प्रॉफिट और लॉस इक्वल ना हो, भाई ये तो इक्वल है, इक्वल का मैंने केस बता दिया आपको, डायरेक्ट आपने A² बटे 100 लगाना है। दोनों इक्वल रहने चाहिए, लाभ और हानि बराबर रहने चाहिए, उतने परसेंट का लाभ है, उतने ही परसेंट की हानि होनी चाहिए। स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सर ये बराबर ना हो, तो फिर क्या करें? तो वो है आपका अगला सवाल। हालांकि वो सवाल एग्जाम में मुश्किल ही आएगा, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। उस केस में हमें ना क्रय मूल्य निकालना होगा। फिर उस केस में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्रय मूल्य निकालना होगा। जैसे ये सवाल पढ़ो आप, ये सवाल पढ़ेंगे, आदित्य अपने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 12,600 में बेचता है। प्रत्येक को, पहली घड़ी को भी 12,600 में बेचा, दूसरी को भी 12,600 में उसने बेचा, दोनों को इक्वल प्राइस पर बेचा है। क्या मैं इस लाइन से ये बात कह सकता हूं कि दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य समान है? बच्चा, किसी को कोई दिक्कत है? उसने कहा प्रत्येक को 12,600 में बेचा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होगा? यस। आगे चलो, पहली घड़ी को उसने 26% के लाभ पर बेचा, और दूसरी घड़ी को उसने 10% की हानि पर बेचा है। अब यहां जज्बात बदल गए। पीछे के 2 सवालों में मैंने कहा जितना परसेंट प्रॉफिट होगा उतना ही परसेंट लॉस होना चाहिए, लेकिन यहां तो 26% का लाभ है और 10% की हानि है। यहां तो दोनों इक्वल नहीं है, यहां तो दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो ओवरऑल के लिए अब स्क्वायर बटे 100 करके तो हम कर नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करें भाई? अब हमें क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। कैसे बच्चे? देखो, पहली घड़ी को 26% लाभ पर अगर बेचता है, मैं पहली घड़ी की बात कर रहा हूं, अगर 26% लाभ पर बेचता है तो 126% में बेचेगा, और उसका मान कितना है? 12,600। तो 1% का मान कितना? 100 भाई, 126 से 126 कटेगा, तो 100% का मान कितना? 100 से गुणा कर देंगे 100 को, तो 10,000। तो पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस आपके पास आ चुका है, 10,000 रुपया पहली घड़ी का। और बात करें दूसरी घड़ी की, अगर उसने दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचा है, भाई दोनों का परसेंट अलग अलग है, जब दोनों का परसेंट अलग अलग होगा तो हम उस केस में कॉस्ट प्राइस निकाल कर सॉल्व करेंगे। उसने दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचा, तो बच्चे कितने में बेचेगा? 90% में, और फिर उसका विक्रय मूल्य 12,600 है। 1% का मान कितना होगा? 12,600/90, 9 से 9 गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 100% का मान कितना है? सॉरी, 140 आएगा, ये आ जाएगा 14,000। दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस आ गया
दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य आ गया 14,000, दोनों का क्रय मूल्य आपने निकाल दिया। अब कुल कॉस्ट प्राइस, कुल कॉस्ट प्राइस टोटल दोनों को जोड़ दो, 10,000 प्लस 14,000, आप कहेंगे सर ये 24,000 आ गया। और कुल सेलिंग प्राइस, कुल विक्रय मूल्य, पहली घड़ी का भी 12,600 और दूसरी घड़ी का भी 12,600, ये आ जाएगा 25,200। तो कुल सेलिंग प्राइस इतना, कुल कॉस्ट प्राइस इतना। अब आप देख लो भैया कितने परसेंट का प्रॉफिट उसे हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट उसे हुआ है, देख लो। अब आप खुद देख लो कि अगर पहली वस्तु को, सॉरी दोनों को मिलाकर 24,000 में खरीदेगा तो 25,200 में बेचेगा, तो कितने का फायदा हो गया उसे? ये हो गया 1,200 रुपए का फायदा। और कितने पर? 2400 पर, 24,000 पर सॉरी, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 24 पंजे 120, 5% का लाभ। क्या हो गया बच्चा उसे? 5% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए कि जिसमें ये परसेंट अलग अलग हो, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं? हम क्रय मूल्य निकाल कर करते हैं। 100% का मान दोनों केस में, फिर कुल क्रय मूल्य दोनों को जोड़ेंगे 24,000, कुल विक्रय मूल्य एक का 12,600, दूसरे का भी 12,600, तो 25,200। अब देखेंगे कि भैया 24,000 की चीज 25,200 में बेची गई, 1,200 का फायदा हो गया, कितने पर? 2400 पर, 24,000 पर, और गुणा 100 यानी कि 5%। अगर ऐसा सवाल आ जाए जहां परसेंट अलग अलग हो तो। हालांकि सवाल जो मुझे लग रहा है ना आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो मुझे लग रहा है वो सवाल इस तरह का ही बनेगा, इस तरह का सवाल बनेगा जो बनेगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, इस तरह का सवाल बनेगा, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। अगर बन जाए तो फिर उसके लिए भी आपने तैयार रहना है, मेरा कहने का मतलब ये है। चलो नेक्स्ट टाइप चलते हैं अब। ये देखिए, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। एक व्यापार, अब ये बेसिक कैलकुलेशन का टाइप है, ये जो टाइप अब मैं करा रहा हूं आपको बच्चे, ये बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन मतलब इनका कोई वन लाइनर ट्रिक नहीं है। जो अब टाइप मैं करा रहा हूं इनमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इनमें कोई ट्रिक से आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। इनमें मान लो जैसे आप घर का कोई हिसाब कर रहे हो, घर के हिसाब में ट्रिक थोड़ी लगाते हो, उनको तो सीधा सीधा कैलकुलेट करते हो कि भाई इतने का चाय पत्ती आ गई, इतने का मिर्च आ गई, इतने का धनिया आ गया, तो उनके पैसे सामने लिखते हो फिर जोड़ते हो। उनमें कोई ट्रिक थोड़ी लगाते हो, सब कुछ जोड़ते हो ना, घर का जो भी राशन आता है 1-1 रुपए को, तो वही है, ये वही जो टाइप है, अब ये वही कैलकुलेशन करनी है। एक व्यापारी ने 120 भेड़ प्रति भेड़ की दर से, यानी कि 120 रुपए में एक भेड़, 60 भेड़ खरीदी, मोटा मोटा हिसाब लगाना है। उसने उनमें से 40 भेड़ को 150 प्रति पर बेच दिया और अन्य 10 भेड़ की मौत हो गई अकस्मात। तो शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि वह 800 रुपए का कुल प्रॉफिट कमाना चाहे तो? यदि वह 800 रुपए को कुल प्रॉफिट कमाना चाहे तो। ठीक है, चलो देखते हैं। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करनी है, दिमाग से निकाल दो, कोई ट्रिक विरिक नाम की भी चीज है, बेसिक कैलकुलेशन करनी है कि भाई 120 रुपए एक भेड़ के हिसाब से उसने 60 भेड़ खरीदी हैं, तो कितना उसकी जेब से गया होगा, क्रय मूल्य कितना होगा? भाई आप कहेंगे सर 120 एक भेड़ के देता है, तो 60 भेड़ कितने की हो गई? 12 छिंग 72 और 2 जीरो लास्ट में, सर 7200 रुपए की सारी भेड़ वो खरीद कर लाया। अब 60 भेड़ को घर ले आया, 60 भेड़ को घर ले आया, और उसने कहा कि 40 को 150 के हिसाब से बेचा, 10 की मौत हो गई, शेष भेड़ का विक्रय मूल्य बताओ यदि वह कुल मिलाकर 800 रुपए का लाभ कमाना चाहता हो। बच्चे अगर उसकी जेब से 7200 रुपए गए हैं, तो उसकी जेब में आने कितने चाहिए भैया? वो 7200 रुपए का लाभ भी कमा, सॉरी 800 रुपए का लाभ भी कमाना चाहता है,
तो वो कुल 8,000 रुपये उसकी जेब में आने चाहिए। ऐसा सवाल ने बोला है कि उसे ओवरऑल सौदे में ये 60 भेड़ खरीद कर ले आया 7200 में। अब जब इनको वो बेचेगा, उसी दौरान कुछ भेड़ मर भी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल तो उसे 800 रुपये कमाने हैं ओवरऑल। अब लगाते हैं हिसाब। ये तो क्रय मूल्य की बात हो गई और ये टोटल उसकी जेब में आने चाहिए। अब बेचने का हिसाब लगाते हैं। बेचने का कैसे कैसे, उसने 40 भेड़ को 150 के हिसाब से बेच दिया। तो अगर 40 भेड़ को 150 के हिसाब से बेचा है तो कितने में बेचा होगा? 15 चौके 60, 6,000 रुपए में। यस। और कह रहा है कि 10 भेड़ मर गई। भाई 10 भेड़ जो है वो मर गई हैं, तो कितनी भेड़ बची है जो उसे बेचनी है? अब कितनी भेड़ बची हैं बच्चे, आप खुद देखो। भाई वो 120 भेड़, सॉरी 60 भेड़ 120 के हिसाब से 7200 रुपए की खरीद कर लाया है और उसे पूरे सौदे में 800 रुपए का फायदा कमाना है। तो कितना उसकी जेब में आना चाहिए? 8,000 रुपया। अब उसने 40 भेड़ 150 के हिसाब से बेची है 6,000 में। 10 भेड़ मर गई, 40 बेच दी, 10 मर गई, 60 टोटल थी, तो बची कितनी है? 10 भेड़। और कितने में बेचेगा उन्हें? अब 6,000 उसकी जेब में आ चुके हैं, 8,000 टोटल आने हैं, तो 8,000 माइनस 6,000, तो वो 10 भेड़ कितने में बेचेगा? 10 भेड़ बेचेगा 2,000 रुपये। तो एक भेड़ कितने में बेचेगा? एक भेड़ बेचेगा 2,000/10, यानी कि 200 रुपये में बेचेगा बची हुई भेड़। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया ये। उसने पूछा ना शेष भेड़ का विक्रय मूल्य बताओ, तो शेष भेड़ का विक्रय मूल्य 200। ये मोटा मोटा हिसाब है, इसमें कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है। कभी आप कहो सर इसका भी कोई ट्रिक बता दो, ये मोटे मोटे हिसाब वाला टाइप है, जहां आपको जैसे घर का कोई हिसाब लगा रहे हो ऐसे हिसाब लगाते हैं। ठीक है, ऐसे हिसाब लगाना है कि भाई 60 भेड़ 120 के हिसाब से 7200 की खरीद ली, 800 रुपये का लाभ कमाना है, तो 8,000 रुपये उसकी जेब में आने चाहिए। उसने 40 भेड़ 150 के हिसाब से बेच दी, 6,000 रुपये आ गए जेब में। 10 भेड़ मर गई, बची कितनी? 10 भेड़, है ना। 40, 50 और 60, टोटल 60 है। उनको वो 8,000 माइनस 6,000 2,000 में बेचेगा। तो एक कितने में बेचेगा? 10 से डिवाइड कर देंगे, 200 रुपये। ओके, चलो एक और सवाल ऐसा ही बेसिक हिसाब का, एक और सवाल आपको देता हूं मैं। करो ये सवाल जल्दी से। ऐसे सवाल बनते हैं स्टेट एग्जाम में, जो आपका यूपी कांस्टेबल का सवाल है, ऐसे सवाल बनते हैं जो बेसिक कैलकुलेशन के सवाल है ना। मुझे लगता है कि ऐसे सवाल आपके पेपर में बन सकता है, जहां वो आपको कोई ट्रिक विरिक पूछेगा ही नहीं कि कौन सा ट्रिक कौन सा सवाल। वो बेसिक क्वेश्चन देगा और कहेगा कि बेसिक कैलकुलेट करो इनको। तो कोई ट्रिक वहां पर नहीं लगानी है, वहां कैलकुलेशन बेसिक करनी है बस। एक दुकानदार ने 190 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन कलम खरीदी। 20 दर्जन, और एक दर्जन का रेट क्या है? 190 रुपये, और 20 दर्जन उसने खरीदी है। 20 दर्जन। अब कह रहा है थोक बाजार में खर्च करने के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा उसने दे दिए। ओके। और उसने एक पेन को 22 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेचा है, तो उसका प्रॉफिट कितना है? यहां भी बिल्कुल मोटा मोटा हिसाब लगाना है। कैसे भाई? अब मैं बात करता हूं पहले खरीदने वाले की, कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं। देखिए एक बार, 190 की दर्जन, 190 की दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन कलम खरीदी हैं, तो कुल कितना उसकी जेब से गया है? भाई एक दर्जन 190 की और उसने 20 दर्जन खरीदी हैं, तो ये 3,800 रुपये की खरीदी है। 3,800 रुपये उसकी जेब से गए हैं। और अगर मैं कहूं कुल कलम कितनी है, कितने पेन है टोटल? भाई 20 दर्जन खरीदे हैं, तो पेन की संख्या बता दो आप मुझे। पेन की संख्या, भाई एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। आप कहेंगे सर 240 पेन। 240 पेन उसने कितने में खरीदे हैं? 3,800 रुपये में। खरीदे हैं कि नहीं? भाई 240 पेन कितने में खरीदे हैं? 3,800 में। 20 दर्जन थे, 12 से गुणा कर दिया, तो 240 पेन 3,800 में खरीदे हैं। अब कह रहा है कि थोक बाजार में खर्च करने के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए उसने।
200 रुपये और दे दिए उसने, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, और 200 इसमें जोड़ देंगे भाई, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 4000। यानी कि मेरे भाई वो 240 पेन, 240 पेन कितने में खरीद कर लाया है, 4000 में। चलो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि एक पेन 22 रुपए का बेचता है, एक पेन, एक पेन कितने का बेचता है, ये तो क्रय मूल्य है, और उसने कहा एक पेन, ये क्रय मूल्य है। सेलिंग प्राइस क्या है, 22 रुपए प्रति पेन, यानी कि एक पेन 22 रुपए में। तो प्रॉफिट परसेंट आपको मैंने एक तरीका सिखाया था, याद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप उससे कर लो या फिर पेन की संख्या बराबर कर लो, आपकी मर्जी है भैया, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करो, या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 4000, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, जो तरीका मैंने आपको सिखाया था कि वस्तु एक तरफ लिखना है, मूल्य एक तरफ, या तो वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो कि 240 पेन 4000 में खरीदे, तो इसको भी 240 से गुणा करके पेन की संख्या बराबर कर लो, इधर भी 240 से गुणा करना है, या तो ऐसा कर लो और फिर देख लो कितना परसेंट प्रॉफिट है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आपको, तो मैंने एक टाइप भी स्पेशल करवाया है क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो 0 22 चौके 88, 22 दूनी 44 और 8 52। ठीक है, तो 4000 की चीज 5280 में बेची गई है, तो बच्चे कितने, 1280 रुपए का फायदा हो गया, कितने पर, 4000 पर, और इंटू 100। ठीक है भाई, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 32% आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये तो मैंने स्पेशल टाइप भी कराया था, परसों कराया था शायद, या कल कराया था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कराया था कि एक तरफ अगर वस्तु लिखी हो, एक तरफ मूल्य, एक तरफ वस्तु एक तरफ मूल्य, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये बड़ा बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन है। चलिए एक और सवाल देता हूं आपको, ये रहा सवाल, जरा देखेंगे इसको, जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को, क्या है सवाल में, क्या होगा इसका उत्तर, सभी लोग बताएंगे। एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपए में खरीदे, 2400 में टोटल, ये मत कहना कि 2400 रुपए प्रति दर्जन, ना ना ना, अपनी तरफ से दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ भी। 40 दर्जन फल हैं, 2400 रुपए टोटल खरीदे हैं, इनमें से 30 फल सड़े हुए थे जो फेंक दिए, 25% का लाभ कमाने के लिए शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचेगा, दिस इज द क्वेश्चन, बताओ। प्रति दर्जन किस दर से बेचेगा बच्चे, 40 दर्जन का मतलब कितना होता है, कितने फल हैं, 40 गुणा 12 यानी कि 480 फल, और कितने में खरीदे हैं, 2400 रुपए में, कितने में, 2400 रुपए में, ये उसका क्रय मूल्य है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। कह रहा है कि 30 फल जो है वो सड़े हुए निकल गए, तो जरा इसमें से 30 फल माइनस करना, तो कितने बचे हैं, 450। भाई ये तो सड़े हुए निकल गए ना, सड़े हुए निकल गए तो उनको हटा दिया मैंने, अब फल बचे हैं 450, अब कितने बचे हैं, अब बचे हैं 450। अब कह रहा है कि इन 450 फलों को वो बेचेगा, तो 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ कितना होना चाहिए, 25% का, यानी कि अगर उसने 2400 रुपए में कोई चीज खरीदी है तो इसका 25% का फायदा उसे मिलना चाहिए। तो प्यारे भाई जरा मुझे 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है और गुणा 2400, यानी कि उसे 600 रुपए का लाभ होना चाहिए भैया, ये उसे इतना प्रॉफिट, इतना लाभ होना चाहिए 600 रुपए का। तो भैया वो फिर 450 फल कितने में बेचेगा, 450 फल बेचेगा 24 और 6 3000 रुपए में, यस और नो। भाई वो 480 फल 2400 में खरीद कर लाया, 30 फल सड़े हुए निकल गए, हटा दिए, 450 फल अब बेचेगा, और कितने में बेचेगा, वो कह रहा है 25% का लाभ उसे होना चाहिए। तो प्यारे भाई अगर 2400 में खरीद कर लाया तो 25% का लाभ, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, 1/4,
तो 2400 का 1/4 निकालेंगे, 600 रुपए का लाभ होगा उसे, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 3000 में बेचेगा 450 फल, 450। एक फल कितने में बेचेगा, एक फल, आप कहेंगे 3000/450, और आपसे उसने पूछा है प्रति दर्जन, प्रति दर्जन, दर्जन पूछा है मतलब 12 फल, दर्जन में कितने होते हैं, दर्जन में होते हैं 12 फल। 3000/450 और गुणा 12, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। मोटे मोटे हिसाब के जो सवाल होते हैं उनको आपने बड़े आराम से कर लिया। देखो भाई, ये जाएगा आपका 15 3 45, 15 दूनी 30, 20 बार जाएगा, 3 चौके 12 और 20 चौके 80। तो 12 फल कितने में बेचेगा, 12 फल बेचेगा 80 रुपए में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। यस, बिल्कुल सही जवाब। 5280 माइनस 3800 क्यों करेंगे, 5280 माइनस 4000 कर रहा हूं बच्चे में। 3800 में 200 जोड़ के 4000 हो गया उसका मूल्य। क्या, कहाँ तो तुम घूमते रहते हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में विराजमान रहते हो। ये सवाल करो। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, और वो लास्ट टाइप होगा प्रॉफिट लॉस का। फिर इसका एक लास्ट एक अलग से टाइप है जिसको कहते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। फिर बेईमान दुकानदार पर ही हम आज पूरी क्लास लेंगे। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन का एक टाइप और बचा हुआ है। एक दुकानदार 6 कार्डिगन 3000 में और 20% के लाभ पर, और 10 पजामा 6380 में 16% के लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ परसेंट कितना होगा, बताओ जल्दी से। 3000 कौन सा 3000, ये वाला। अरे इसमें 2400 रुपए में खरीदी, 600 रुपए का फायदा हो गया, तो 2400 में 600 जोड़ना जरा, कितना जाएगा, 3000 ही तो आएगा, है ना। इतने में ही तो बेचेगा। भाई कोई चीज आप 2400 में खरीद कर लाए हो, आपने 600 रुपए का फायदा कमाना है, तो कितने में बेचोगे आप, 3000 में ही तो बेचोगे। तो ये वही तो है, ये उसका बेचने वाला मूल्य है। 450 को 3000 में बेचेगा, एक को 3000/450 में बेचेगा, तो 12 को कितने में बेचेगा, 80 रुपए में। ठीक है, बताओ जल्दी से उत्तर। सवाल है, एक दुकानदार 6 कार्डिगन 3000 रुपए में 20% के लाभ पर बेचता है, और 10 पजामा 6380 में 16% के लाभ पर बेचता है। बताओ टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब आप ये मत कहना कि, हाँ ठीक है चलो बताओ, आपको देखते हैं कैसे आप आंसर बताओगे। यस, ठीक है, जल्दी से बताएंगे भाई। इनका कॉस्ट प्राइस निकालो। ओवरऑल पूछा है ना उसने, ओवरऑल, ओवरऑल दोनों पर कितना प्रॉफिट होगा, दोनों पर। तो ये मत कहना कि 16 और 20 36% का होगा ना, कुछ और होगा उसे। ओवरऑल पूछा है उसने। यस, बिल्कुल सही जवाब। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले मुझे बताओ, हम क्रय मूल्य निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस किसका, पहले कार्डिगन का निकालते हैं, कार्डिगन का कॉस्ट प्राइस। कार्डिगन का स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, या सही है, कार्डिगन्स ठीक है। कार्डिगन्स का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। आप मुझे बताओ, 6 कार्डिगन 3000 में 20% लाभ पर बेचे, 6 कार्डिगन है, एक का मूल्य मत निकालना, 6 ही रहने दो। भाई कोई चीज अगर 20% लाभ पर बेची जाती है, तो क्या 120% में बेची जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले सवाल कराया था मैंने ऐसा, जो अलग अलग परसेंटेज दिए हुए थे। 1% का मान कितना है, 3000/120, जीरो से जीरो खत्म, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60,
तो 100% का मान कितना आ गया? 2500। 25 को 100 से गुणा किया तो ये क्रय मूल्य आ गया कॉस्ट प्राइस। अब निकालते हैं पजामा का। पजामा का कॉस्ट प्राइस क्या है भाई? पजामा का कॉस्ट प्राइस उसने कहा 6380 में बेचा है और 16% का लाभ कमाया। अब अगर 16% का लाभ कमाएगा, अगर 16% का लाभ कमाएगा तो बच्चे क्या 116% में बेचेगा? यस। और उसका मान कितना है? 6300। नहीं, आप इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते हो। एलिगेशन लगा के कैसे लगाओगे? नीचे भी तो अनुपात बनाना पड़ेगा। और अगर मैंने कहा अगर आप प्रॉफिट का अनुपात बनाओगे, एलिगेशन लगाओगे, तो नीचे क्रय मूल्य का रेशियो बनता है। तो क्रय मूल्य तो है ही नहीं आपके पास, एलिगेशन तो लग ही नहीं सकता है फिर, है ना? चलो, तो भाई 1% का मान कितना है? 6380 बटे 116। 29 चौके 116, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, जीरो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो 100% का मान कितना है? 55 को 100 से गुणा करेंगे 55। अब अपना वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो परसेंट अलग अलग वाला सवाल कराया था, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है। टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? दोनों को जोड़ेंगे 2500 और 5500। 2500 और 5500 कितना आ गया बच्चे? 8000। कितना आ गया ये? 8000। और टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल विक्रय मूल्य, एक है 3000 का, एक है 6380 का। तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 0, 8, 3 और 6 और 3 9, ये आ गया 9380 का। अब आप देख लो कितने का फायदा हुआ है। आपने सारे कार्डिगन और पजामा के लिए अपनी जेब से पैसे दिए हैं 8000 और सभी को बेचा कितने में है? 9380 में। तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चे? 8000 की चीज 9380 में बेची है तो 1380 का फायदा, और कितने पर? 8000 पर, और इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 एकम 8, 5, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 17.25%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने फिर से रिपीट करता हूं क्या था सवाल में। देखो बच्चे, सवाल में क्या था कि उसने 6 कार्डिगन 3000 में बेचे हैं और 20% का लाभ कमाया। तो मैंने कहा कि अगर 20% का लाभ कमाया तो 120% में बेचा होगा, और 120% का मान कितना? 3000 रुपया। 120 का मैं 100% का मान निकालने वाला हूं, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो 120% 3000, 1% 25, तो 100% 2500। तो जितने भी 6 कार्डिगन थे उनको कॉस्ट प्राइस मिल गया। उनको खरीदा कितने में होगा? 2500। पजामा की तरफ आ जाओ। उसने कहा 10 पजामा 6380 में बेचे हैं और 16% का लाभ कमाया। तो अगर 16% का लाभ कमाता है तो 116% में बेचेगा, बराबर 6380। 1% का मान 55, तो 100% का कितना? 5500। यानी कि जो 10 पजामा थे उनको 5500 में खरीद कर लाया होगा। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़ दो, 2500 और 5500, 8000 रुपया। दोनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जोड़ दो, 9380। तो कितने का फायदा हो गया बच्चा? 1380 रुपए का। और फायदा किस पर? बटे 8000 गुणा 100, यानी कि 17.25%। यस, आगे चलते हैं। अगला टाइप, टाइप चेंज करते हैं। अब टाइप हो गया ये। अब आपको मैं थोड़ा सा विविध वाला टाइप करा देता हूं, मिसलेनियस वाला। या हाँ, मिसलेनियस भी नहीं, मतलब एक टाइप भी कह सकते हो इसको। चलिए जरा ये सवाल देखिए एक बार। करिए भाई इस सवाल को जरा। यस, सवाल है, मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को 20% लाभ पर और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचता है, और इस प्रकार उसे 9300 रुपये का प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है। तो मुकेश के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? निहायत ही आसान, बहुत आसान, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन। उतने ही आसान तरीके से मैं आपको इस सवाल को समझाऊंगा। एक लाइन में खत्म है, एक ही लाइन में।
आप जस्ट इसे पढ़ो सवाल को। उसने कहा एक वस्तु है, उसका 80% भाग, उस वस्तु का 80% हिस्सा वो 20% के लाभ पर, 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, और शेष भाग जो बच गया है उसको बेचता है 5% की हानि पर। बच गया है हिस्सा, उसको 5% की हानि पर बेचेगा, और इस प्रकार उसे 9300 रुपए का लाभ होगा ओवरऑल। दोनों को बेचने पर ओवरऑल उसे 9300 रुपए का प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। अब कह रहा है बताओ उसने वो वस्तु खरीदी कितने में होगी, उसने वो वस्तु खरीदी कितने में होगी, ये सवाल है, बताइए जल्दी से। ऐसे सवालों में कि जहां आपको दिखे कि इतना हिस्सा इतने परसेंट लाभ पर, इतना हिस्सा उतने परसेंट की हानि पर या लाभ पर। सुनो, सवाल की पहचान बता रहा हूं। जहां वो आपसे कहेगा कि हिस्सा, इतना हिस्सा इतना परसेंट लाभ, हिस्से को यानी कि किसी भी वस्तु को पार्ट्स में बेचेगा, कि भाई उसका 20% भाग इतने में बेच दिया, 40% इतने में, अगला 40% इतने में। तो जहां भी हिस्सा काट काट के वो अलग अलग प्रॉफिट लॉस पे बेचेगा, इस तरह के सवालों को कैसे करना है। जैसे उसने कहा 80% भाग 20% लाभ पर, बचा हुआ भाग 5% की हानि पर। तो उसने हिस्सों में बेचा है ना इस वस्तु को, हिस्सों में, पार्ट्स में बेचा है। तो आपने करना क्या है, जो परसेंट दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। बच्चे 80% भाग है ये, तो शेष भाग कितना होगा भाई, टोटल 100% होता है, शेष भाग कितना होगा, शेष भाग होगा 20%। 80% भाग तो उसने यहां बेच दिया, तो अगर वो कह रहा है शेष भाग, तो शेष भाग 100 में से घटा दो, 20% बचेगा, यस और नो। यस सर। अब सुनना, उसने 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/5, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अब उसने कहा कि 80% भाग 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 80% यानी कि 4/5 हिस्सा कितने पर, 20% का लाभ है तो ये 20%। और कह रहा है शेष भाग, बच्चे शेष भाग कितना, 1/5, और उसको क्या कह रहा है, 5% की हानि। जहां भी हानि होगा उसको माइनस में रखना है, माइनस में। और ओवरऑल किसके बराबर है, 9300 रुपए के। देखो आप फिर से देखो, मैंने कहा कि जहां भी वो हिस्सा काट काट के अलग अलग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पर बेचेगा, इस तरीके से करना है। हिस्सा 80% है, 4/5 फ्रैक्शन हो गया, 20% का लाभ कमाया, तो 4/5 गुणा 20, प्लस फिर जो शेष हिस्सा बचा 1/5, उसको 5% की हानि, तो माइनस का 5 क्योंकि ये हानि है। अब यहां जल्दी से ओवरऑल परसेंट इक्वल कर दो 9300 के, 100% का मान निकाल दो, आंसर आ गया भाई। 5 चौके 20, 4 चौके 16%। ये माइनस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 1% बराबर 9300। तो 16 में से एक गया, 15% बराबर 9300। तो 1% कितना होगा बच्चे, 9300/15, यानी कि 15 × 6 = 90, 15×2 = 30, 620। तो 100% कितना होगा, 100% होगा 620 गुणा 100, यानी कि 62,000। क्या आंसर होगा प्यारे भाई, 62,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दैट क्लियर, यस। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो भी वो अलग अलग हिस्सा बनाकर बेचेगा सवालों में, हिस्सा इतना परसेंट लाभ, हिस्सा इतना परसेंट, हमेशा आपको इसी तरीके से करना है। जितना हिस्सा वो बोलेगा उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, और जितना प्रॉफिट या लॉस से बोलेगा मल्टीप्लाई करके ओवरऑल उसने लाभ दिया हुआ 9300 के बराबर कर दिया। तो यहां मिला 16, 5 से 5 गया 1, बराबर 9300। 15% 9300, 1% 620, तो 100% 62,000। अगला सवाल दूं, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे खुद उसे, यस। जल्दी से अभी सवाल को आप ट्राई करो।
फिर इसके बाद शुरुआत करते हैं अपना बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बेसिक कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, 5 मिनट में। और फिर मैं कैसा भी सवाल आपको दे, कैसा भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल आप अपने आप कर दोगे। मैं कैसा भी सवाल दे दूंगा ना आपको, आप खुद से कर दोगे। देखो, यदि किसी, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की तरफ चलेंगे। यदि किसी सामग्री का आधा भाग, आधा भाग यहां लिख दो, यहां लिख दो आधा भाग, आधा भाग तो 20% लाभ पर, ओके। और 1/4 भाग, हिस्सा काट काट के बेच रहा है ना, 1/4 भाग यहां लिख दो 16% के लाभ पर। और शेष भाग, अब शेष कितना बचा है बच्चे? भाई शेष, अगर ये चीज परसेंट में दे रखी होती तो हम 100 में से घटा देते, हम 100 में से घटा देते। भाई अगर ये चीज परसेंट में दे रखी होती कि इतना भाग उतना परसेंट उतना परसेंट, तो जो शेष होता वो हम 100 में से घटा देते। एक कह रहा है सर ये फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? गुरुदेव आपको सत सत नमन है, मेरे कहने से मेरी लाज रख लो, परसेंटेज चैप्टर जाकर पढ़ लेना टाइम निकाल कर, ठीक है। तो अब ये यहां पर तो फ्रैक्शन में दे दिया, यहां शेष भाग कैसे निकालें? बच्चे जरा इन दोनों को जोड़ना, शेष भाग निकाल रहा हूं मैं, शेष भाग कैसे निकालना है, रिमेनिंग हिस्सा। इन दोनों को जोड़ना जरा, 1/2 प्लस 1/4, तो ये होगा आपका 4 2 6, भाई 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 2 6/4 दूनी 8, यानी कि 3/4 है ना जुड़कर। तो अगर हमें शेष हिस्सा निकालना है तो 1 - 3/4 कर दो। जो दोनों को जोड़कर आया है ना 3/4, एक में से घटा दो, 4 एकम 4 में से 3 गया, 1/4। तो शेष हिस्सा कितना आ गया? 1/4। तो जब भी ऐसे परसेंटेज आपको दे रखे हो, जब भी ऐसे परसेंटेज आपको दे रखे हो, सॉरी फ्रैक्शन, और शेष हिस्सा निकालना हो, तो इनको जोड़कर 1 में से माइनस कर दो, शेष हिस्सा आ जाएगा। बस हो गया सवाल, हो गया। अब तो अपने उसी तरीके से कर दो कि भाई उसने बोला है कि आधा भाग 20% लाभ, तो आधा भाग यानी कि 1/2, 20% से गुणा करेंगे, प्लस 1/4 भाग 16% लाभ पर, 1/4 गुणा 16, प्लस शेष भाग 24% लाभ, यानी कि 1/4 इंटू 24%। और ओवरऑल किसके बराबर दिया है? 90 रुपए का लाभ, बराबर 90। तो 2 धाम 20, 4 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 6 बार, 6 और 4 10 और 10 20%, का मतलब 90। 100% निकालना है, 1% 90/20, तो 100% कितना होगा? इंटू 100 कर दो, तो 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45, यानी कि 450। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो जब हिस्सा आपसे कहे कि इतना हिस्सा उतना हिस्सा, आप इस तरीके से अप्लाई करना। चलो प्रॉफिट लॉस अब कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं अपना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार की तरफ। ठीक है भाई, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, 2 मिनट, 8 बजे से शुरू करना है, 8 बजे से 8:30, 8:40, 8:45 तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, जहां तक भी जाएगा। तो चलो आराम से देखो, जो पार्ट आपके समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको दोबारा रिवाइज करो। और दूसरी बात, आप जैसे एक बच्चा अभी आया कि जी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। बच्चे आप सच में यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। आप सच में 1 महीने बाद जो पेपर होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, जिसमें लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, उसकी तैयारी कर रहे हो सच में? आप सच में एक सीट लेना चाह रहे हो, या बस पेपर देना है और कुछ नहीं करना? आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया, फर्स्ट क्लास में ही बताया कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलते हैं, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन बदलते हैं। आपने वो क्लास नहीं की, आपके पास अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप वो क्लास कर पाओ। आप डरना मत, मैं सच बता रहा हूं आपके पास, क्योंकि अगर आप उस क्लास को अब करोगे तो कुछ और छोड़ दोगे आप, या तो रीजनिंग या जीएस या हिंदी, कुछ भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब आप वो क्लास करोगे। टाइम ही नहीं है आपके पास, देख लो कहाँ टाइम है, पूरे दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, कहीं ना कहीं टाइम निकाल कर परसेंटेज पढ़ने बैठोगे वो छूट जाएगा। तो वही तो, जिस दिन फॉर्म आए थे उसी दिन चिल्ला चिल्लाकर मैंने, अंकित सर ने, हर टीचर ने आपको बताया था कि एक दिन भी आपको जाया नहीं करना है।
क्योंकि आपके पास उतना टाइम है ही नहीं कि आप वेस्ट कर सको टाइम को। तो जो बच्चे उसी दिन से लगे हुए हैं, वो लगे रहो, कुछ दिन और की बात है, बस क्लासेस मत छोड़ो अपनी। जो भी सब्जेक्ट आपका, देखो अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझसे पूछते हो कि सर बिना मैथ्स के सिलेक्शन हो जाएगा क्या? डेफिनेटली हो जाएगा। आप मैथ मत पढ़ के जाओ, हो जाएगा डेफिनेटली सिलेक्शन। मैथ वाला टीचर ये बात कह रहा है, लेकिन फिर आपको उसके लिए उतना कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, उतना कॉन्फिडेंट आपको बनना पड़ेगा कि आप मैथ अगर छोड़कर भी जा रहे हो तो हिंदी, रीजनिंग और जीएस में आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके आओ। रीजनिंग में 55 में से 55 करके आओ। एक दो गलत हो जाए कोई बात नहीं। हिंदी में 37 में से 37 करके आओ, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। एक आध हो जाए चलो कोई बात नहीं। 35 नंबर वहां, 53 नंबर वहां। और जीएस में भी 37 में से कम 15 से 18 नंबर आने चाहिए। मैथ्स में मरे से मरे आप 20 में से या 18 में से 18-20 जो भी क्वेश्चन आते हैं, 3-4 तो कर ही दोगे, इतने तो बेकार नहीं हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको रीजनिंग में 55 में से 55 वाला पेपर करना होगा। लेकिन अगर आप रीजनिंग में ही 40-42 कर रहे हो और फिर आप मुझसे पूछ रहे हो सर मैथ छोड़कर सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नैया डूबनी है फिर तो, है ना। बाकी सब्जेक्ट में आपको 100% रहना पड़ेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो मैथ्स में आपको जो चैप्टर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर तो बहुत दिक्कत कर रहा है, आप उसको छोड़ दो। लास्ट में आकर आपको जो चैप्टर आसान आसान लगे उनकी रिवीजन कर जाना, जो चैप्टर आपको आसान लगे। फाइनली मैं तो यही कहूंगा आपसे। चलो बात करते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, ठीक है भाई। इस बात से आप परेशान मत हो कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, डर लग रहा है। डर तो बच्चे, हर उस बच्चे को लग रहा होगा जो टॉप करेगा ना, जिसकी रैंक बनाएगी, उसे भी इस टाइम डर लग रहा होगा। उसे भी इस टाइम 100% डर लग रहा होगा कि मेरा पास होगा कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। डरना, आप ये मत सोचो कि मैं ही डर रहा हूँ, बस सब डरे बैठे हैं। सब डरे बैठे हैं। एग्जामिनर भी तो डरा बैठा है, आयोग भी तो डरा बैठा है, तभी तो इतनी जल्दी डेट दे दी उसने। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। अब बच्चे कोई भी दुकानदार बेईमान वैसे तो होता नहीं है, हर कोई अपना पेट के लिए चीजें ज्यादा में बेचता है। पर चलो जब इसने कह दिया है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर तो मान लेते हैं। आप मुझे बताओ, कोई भी दुकानदार, कोई भी शॉपकीपर अगर है, कोई भी शॉप, एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है बस, और मैं कह रहा हूं अगले 20 मिनट में आप सारे सवालों को कर दोगे, एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा, कुछ भी अलग नहीं है। एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ लो बस। दुकानदार दो तरीके से फायदा कमाता है या बेईमानी करता है। एक तो बच्चे खरीदते टाइम, खरीदते वक्त, और एक बेचते वक्त, बेचते वक्त, है ना। यानी कि सेलिंग के टाइम पे, सेलिंग के टाइम पे, और परचेसिंग के टाइम पे, परचेसिंग के टाइम, ठीक है। यानी कि खरीदते वक्त और बेचते वक्त दो तरीके से वो प्रॉफिट कमा सकता है, दो तरीके से। अब खरीदते वक्त कैसे एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा, ये मैं जो कॉन्सेप्ट अब सिखा रहा हूं ना, एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा और उसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, ठीक है। खरीदते वक्त भी बच्चे वो दो तरीके से अपना फायदा कर सकता है, मूल्य में और वजन में। या खरीदते वक्त तो मूल्य में ही फायदा होता है कि 10% कम पर कोई वस्तु खरीदी, 10% के लाभ पर खरीदी, है ना। तो खरीदते वक्त मूल्य में, वजन वाला केस बनता नहीं है कि वो चुरा लाया ज्यादा वजन, ऐसा बनता नहीं है, मूल्य में। और बेचते वक्त दो तरीके से कमा सकता है अपना प्रॉफिट, एक तो मूल्य में कि भाई ज्यादा में बेच रहा है, और एक वजन में। और यही जो है ना असली कहानी है, यही है असली कहानी, ये वाली, इस पर स्टार लगा लो। इसी की वजह से ही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो टॉपिक है वो एक गजब लेवल का टॉपिक बनता है बच्चों के लिए। आज के बाद आपको ये बच्चों का खेल लगेगा टॉपिक। ये वजन, बेचते समय जो वजन है ना, इसमें दुकानदार गड़बड़ करता है। आपके आसपास है कोई दुकानदार जो गड़बड़ करता है? करने दो, कोई बात नहीं, 150 ग्राम की तो गड़बड़ कर रहा है। तो मैंने कहा बेचते वक्त सेलिंग प्राइस, वजन में गड़बड़, आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे, पहली बात। तो अब ये गड़बड़ कैसे होती है भाई, या उसका फायदा कैसे होता है, एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल से आप बेस्ट समझोगे। क्या करना है, रेशियो मेथड से हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।
रेशियो मेथड से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम। कैसे? मैं आपसे कह रहा हूं कि खरीदते वक्त उसने मूल्य में 10% का फायदा कमाया, 10% का प्रॉफिट कमाया है मूल्य में। तो खरीदते वक्त अगर 10% का प्रॉफिट की बात करेगा तो बच्चे याद रखना फ्रैक्शन कितना होता है 10% का। 10% से ही मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, 1/10। तो आपको अगर कहे कि खरीदते वक्त 10% का लाभ कमा लिया उसने, 10% का लाभ कमा लिया, ऐसे सवाल में लिखाएगा कि खरीदते वक्त 10% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो बच्चे आपने फ्रैक्शन जस्ट क्या करना है, 10 में 1 जोड़ देंगे, 10% का लाभ यानी कि 10 से 11, और अगर 10% की हानि कर जाता है तो 10 से 9। सीधा सीधा फ्रैक्शन बढ़ाना है हमें। बात समझ में आई? कि अगर सवाल में आएगा कि खरीदते वक्त 10% का प्रॉफिट, मतलब फ्रैक्शन सीधा सीधा 10 से 11 करना है, 10 से 11। अभी सुनते रहो, बातों को सुनते रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। असली खेल यहां का है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी में सीधा सीधा फ्रैक्शन बढ़ाना है। ऐसे ही अगर मैं कहूं बेचते वक्त मूल्य में अगर कहे 10% का फायदा, या फिर सवाल कहेगा कि भैया किसी वस्तु को बेचते समय दुकानदार 10% ज्यादा में बेच रहा है, 10% ज्यादा मूल्य में बेच रहा है। मान लो आप कोई चीज 100 में खरीद कर लाते हो, 120 में बेचते हो, तो ज्यादा मूल्य में बेच रहे हो, तो वो कहेगा कि बेचते समय 10% ज्यादा मूल्य में बेच रहा है। तो यहां भी जो फ्रैक्शन होगा वो 10 से 11 हो जाएगा। फ्रैक्शन सीधा सीधा बढ़ता है, जरूर नहीं 10%, 20% आएगा तो 5 से 6। एक एग्जाम्पल दिया मैंने 10% का, तो सीधा सीधा फ्रैक्शन बढ़ता है। अब असली कहानी आती है बेचते समय वजन में। इन दोनों का मैंने आपको समझा दिया। खरीदते समय अगर कहेगा फायदा तो 10 से 11 सीधा करेंगे, बेचते समय अगर मूल्य में कहेगा तो सीधा सीधा फ्रैक्शन। अब ये कहानी मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ये कहानी मैं अब अलग से अलग बोर्ड पे समझाऊंगा ले जाकर कि भाई बेचते समय वजन में कैसे गड़बड़ी करता है कोई दुकानदार। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अगर सवाल में आएगा कि कोई दुकानदार बेचते समय वजन में गड़बड़ी कर रहा है, उसके लिए देखते हैं। दुकानदार दुकानदार बेचते समय वजन में गड़बड़ी करता है, वजन में। ठीक है, ये पॉइंट है असली जो पूरा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में जान डालता है कि बेचते समय वजन में। बच्चे अब अगर ऐसा आपके पास सवाल आएगा कि बेचते समय वजन में, तो अब इसमें भी 2 तरीके के बनते हैं। बेचते समय वजन में अगर परसेंट की बात करेगा, लेट सपोज आपसे कह रहा है 10% कम वजन तोलता है, 10% कम वजन तोलता है, तोलता है, ऐसा बोलेगा कि बेचते समय 5% कम वजन तोलता है, या बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। भाई दुकानदार तो गड़बड़ कर देता है ना, दुकानदार तो गड़बड़ कर देता है। तो फिर क्या करेंगे? अगर वो कहेगा कि बेचते समय वजन में गड़बड़ी की और उसने 10% कम वजन तोला है, जितना आप उसे मांगने गए थे उससे 10% कम वजन दिया है, ने 10% कम वजन दिया। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, क्या ट्रिक बताता हूं, क्या क्या करना है बच्चे। इधर ये 2 चीज लिखनी है, अपने राइट हैंड साइड पर लिखना है ईमानदारी वाला, ईमानदारी से उसे कितना देना चाहिए था और बेईमानी से उसने कितना दिया है, बेईमानी से उसने कितना दिया। मैं आपको चीज पार्ट्स में समझा रहा हूं, छोटे छोटे पार्ट्स में, और जब हम एक ही सवाल में अप्लाई करेंगे ना, आप कहेंगे सर मजा आ गया सच में। मैं कह रहा हूं बेचते समय दुकानदार वजन में गड़बड़ करता है, तो सवाल बन सकता है परसेंट कम वजन तोल रहा है, कि 10% कम वजन तोल रहा है। तो हमेशा सीधे हाथ की तरफ लिखना है ईमानदारी वाला वजन, और उल्टे हाथ की तरफ लिखना है बेईमानी वाला वजन, बेईमानी वाला वजन, है ना। तो यहां पर ईमानदारी से अगर 10% कम वजन तोल रहा है, मतलब ईमानदारी से उसे कितना देना चाहिए था, 100। ईमानदारी से कितना देना चाहिए था, 100। तो दिया उसने कितना है, 90। 10% कम दिया है ना,
10% कम 90। रेशियो क्या बन गया बच्चे? रेशियो बन गया 9 से 10। ऐसे बनता है वजन का रेशियो, उल्टा बनता है। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया कि भैया मूल्य और बेचते समय मूल्य का रेशियो सीधा बना, 10% मतलब 10 में एक जोड़ देते हैं लाभ के लिए, 10 से 11। यहां भी 10% मतलब 10 में एक जोड़ देंगे, 10 से 11। लेकिन यहां खेल अलग है, वजन का खेल अलग है। अगर वो 10% कम वजन तोल रहा है, कम वजन, आपको उतना वजन नहीं दे रहा जितना आप उसे मांगने गए थे, तो एक तरफ लिखना है ईमानदारी का वजन, एक तरफ लिखना है बेईमानी का। ईमानदारी से कितना देना चाहिए था? 100। दिया कितना? 10% कम यानी कि 90। तो रेशियो उल्टा बनता है, रेशियो उल्टा बनता है। बस ये ध्यान रखना है, इधर राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ ईमानदारी वाला वजन, और उल्टे हाथ की तरफ जो जितना कम उसने दिया है बेईमानी वाला। ऐसे अब दूसरा एग्जांपल देगा कि 1 किलो की जगह, 1 kg की जगह, 1 किलो की जगह 900 ग्राम, 900 ग्राम वजन देता है। एक सवाल ऐसे बन सकता है, एक तो बनेगा ऐसे कि 10% कम वजन तोलता है, तो हम रेशियो इस तरीके से बनाएंगे। और अगर कहेगा कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन देता है, अभी सवाल आएगा एज इट इज, सवाल आएगा। मैं आपको जो एग्जांपल देकर समझा रहा हूं ना, सवाल एज इट इज आएगा। मैंने कहा 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। बच्चा अगेन आपने वही करना है कि बेईमानी वाला उल्टे हाथ की तरफ लिखना है और ईमानदारी वाला सीधे हाथ की तरफ। यानी कि ईमानदारी से जो उसे वजन देना था, ईमानदारी से जो उसे वजन देना था, तो वो कितना देना था? 1 किलो। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ईमानदारी से कितना वजन देना था? 1000 ग्राम। लेकिन बच्चे उसने बेईमानी कितने की कर दी? उसने 900 ग्राम दिया है। तो जो बेईमानी वाला वजन है वो यहां, रेशियो कितना बन गया? 9 से 10। बस ये दो केस बनते हैं बेचते समय वजन के, बेचते समय वजन के ये दो केस बनते हैं, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म बेईमान दुकानदार का। अब मैं कोई भी सवाल आपको दे दूंगा ना, आप सारे सवाल कर दोगे। अभी मैं दूंगा बहुत सारे सवाल है, डोंट वरी। कि बेचते समय वजन अगर कहेगा 10% कम वजन तोलता है, तो भैया आप कहोगे सीधा एक तरफ बेईमानी एक तरफ ईमानदारी। ये वर्ड याद रखना, कम वजन तोल रहा है, कम वजन का उपयोग कर रहा है। तो भैया ईमानदारी वाले की तरफ जितना ईमानदारी से देना चाहिए 100 मान लो, तो बेईमानी 10% कम यानी कि 90, तो 9 से 10। ऐसे ही अगर कहे कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन दे रहा है, तो बच्चे बेईमानी ईमानदारी, ईमानदारी में उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था, बेईमानी में दिया 900, तो रेशियो हो गया 9 से 10। तब दुकानदार खरीदेगा और बेचेगा भी ये कैसे? अच्छा सिद्धार्थ, आपने दुकानदारी नहीं करी। दुकानदार जब तक खरीदेगा नहीं तो बेचेगा कैसे? बेसिक लॉजिक आपके दिमाग में सारे तार चिपक गए हैं, टेप लगाओ उनमें। दुकानदार जब तक खरीदेगा नहीं बेचेगा कैसे? अपने पास से प्रोडक्शन करेगा चीजों का। मान लो चिप्स लेने हैं, तो दुकानदार घर में मशीन लगाएगा चिप्स बनाने की। तो टॉफी बनानी है, बेचनी है, टॉफी घर में बनाएगा, वो कहीं से खरीद कर नहीं लाएगा दुकानदार। क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक कह रहा है अगर ज्यादा वजन तोले तो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा? बेईमान। बेईमान दुकानदार कभी ज्यादा वजन तोल सकता है? चलो सवाल पे चलते हैं, सवाल करेंगे बच्चे जरा। टॉपिक ही आपका बेईमान दुकानदार है, और आप कह रहे हो ज्यादा ईमानदार दुकानदार के क्वेश्चन करना चाह रहे हो। अब सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो अलग अलग समझाए हैं, अब सबको अप्लाई करने का समय आ गया है। सवाल से और चीजें आपको स्मूथली समझ में आ जाएंगी। अब देखते रहो, सवाल करो। अब एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, जितने पर खरीद कर लाया था उतने पर ही बेचेगा। लेकिन 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 अगर वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मान लो भैया चावल आप खरीदने गए, आपने कहा कितने रुपए प्रति किलो है, वो आपका दोस्त है, उसने कहा यार तू तो अपना यार है, रोज शाम को दोनों दोस्त बीड़ी पीते हैं साथ में बैठ के, बीड़ी दोस्त हैं, तो चलो 50 रुपए में मैं खरीद कर लाया था 1 किलो चावल, तू 50 रुपए किलो के हिसाब से ही ले जा।
लेकिन बीड़ी दोस्त अलग है। और उसने क्या किया, उसने आपने उससे 1 किलो मांगे ना, तो उसने आपको केवल 900 ग्राम का भार यूज करके 900 ग्राम चावल दिए हैं। अब आपका दोस्त है, आपने भी उससे क्वेश्चन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया आपने, दोस्त है ठीक ही दे रहा होगा, फायदा कर गया ना अपना दुकानदार। बेशक वो आपकी दोस्ती का हवाला देकर आपको क्रय मूल्य पर बेच दिया उसने, लेकिन 1 किलो नहीं दिया, उसने 900 ग्राम दिया। तो ये सवाल है, कभी कोई आपका असली दोस्त अगर दुकानदार हो तो उस पर शक मत करना, हो सकता है कुछ दोस्त ईमानदार भी होते हैं, है ना, तो वो चीजें दे देते हैं। तो यहां पर बच्चे आप मुझे बताओ, ईमानदारी से वजन कितना देना था, 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो वो लिखना है राइट हैंड साइड की तरफ। और बेईमानी से कितना दिया है, 900 ग्राम, तो रेशियो क्या बन गया, रेशियो बन गया आपका 9 से 10। अब देखो दुकानदार का फायदा कितने का हो गया भाई, 9 की चीज को दुकानदार 10 में, सॉरी 9 की चीज खरीद कर लाया था, 10 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो गया दुकानदार का, 1 का। और कितने पर, जो दुकानदार की जेब से गया है। बेईमानी तो उसने यहां करी है ना, बेईमानी तो उसने यहां करी है, तो दुकानदार की जेब से तो ये वाला हिस्सा गया है, ये थोड़ी दिया है उसने, ये तो ईमानदारी वाला हिस्सा था, ये बेईमानी वाला है। तो 1 का फायदा कर गया दुकानदार, और कितना उसकी जेब से गया है, 9, और गुणा 100, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9% का दुकानदार फायदा कर गया। इतनी स्पीड से अब सारे सवाल आप करने वाले हो, मैं कह रहा हूं आप खुद कह दोगे सर मजा आ गया सवाल करने में। अगला सवाल जल्दी से आप मुझे बता दो, इसका उत्तर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही तोलता है। तो बताओ कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। अब बड़ा सिंपल बना दिया मैंने टॉपिक आपके लिए, बहुत सिंपल। ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम देना था, उसने केवल 850 ग्राम ही दिया, वो इधर लिख दो। रेशियो बनाओ, 0 से 0 खत्म, 5 से जाएगा 17, 5 से जाएगा 20। दुकानदार को कितना फायदा हो गया, 3 का, और दुकानदार की जेब से कितना गया है, 17, 3/17 गुणा 100%, तो 300/17%। या फिर आप कह सकते हो 17 एकम 17, 13, 17 सत्ते 119, 17 सही 11/17%। दो ऑप्शन एक जैसे नहीं, ये 17 सही 11/17%, ऑप्शन नंबर बी। ये अगर सवाल आपके एग्जाम में आ जाए ऐसा, तो आप धुआं बना दोगे ना सवाल को, सवाल का धुआं बना दोगे ना आप, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपके एग्जाम में अगर, यस। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को, मैं कह रहा हूं कैसा भी सवाल दे दूं मैं आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब जैसे जैसे फ्रैक्शन मैंने बताए हैं वैसे वैसे करना है। देखो उसने कहा एक दुकानदार या विनय चीनी पर 4% की हानि का दावा कर रहा है बेचते समय। हानि, 4% की हानि कब होती है, जब वो बेचेगा। और मैंने कहा बेचते समय मूल्य का जो परसेंट होगा, ये उसने 4% मूल्य की बात करी है, तो मैंने आपको बताया कि अगर मूल्य की बात होगी बेचते समय तो सीधा सीधा फ्रैक्शन आप बढ़ा दोगे या घटा दोगे। अगर हानि कह रहा है सीधा सीधा फ्रैक्शन, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। जैसे 4% का फ्रैक्शन बताना बच्चे जरा कितना होता है, 4/100 यानी कि 1/25। और उसने हानि की बात करी है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा बच्चे, वो बेचते समय 4% की हानि, लॉस की बात करा कि भाई साहब मैं तो लूट गया, 4% की हानि पर दे रहा हूं मैं। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 25 में से एक घटेगा, कितना, 24। एक फ्रैक्शन तो ये मिल गया आपको 25 से 24। सारे फ्रैक्शन बनाते चले जाओ, सारे फ्रैक्शन। हानि उसने कहा 25 से 24। बस ध्यान कहां रखना है, ध्यान कहां पे रखना है, यस, बेचते समय वजन में, उस पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना है। बाकी तो कुछ दुनिया का कोई भी परसेंट यहां लिख कर दे दे, उसका फ्रैक्शन सीधा सीधा कर दोगे आप। बेचते समय वजन पे ध्यान देना, जो मैंने अलग से आपको समझाया।
उसने कहा 1 किलोग्राम की जगह 620 यूज कर रहा है। बस यहां ध्यान करना है, ईमानदारी वाला वजन इधर लिखना है। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, और कितना दिया उसने? 620। अब ये फ्रैक्शन आप गुणा मत करना, इधर की चीज इधर से कट जाए तो काट देना, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। जैसे देखो 25 से कटेगा, 25 चौके 100, 40 बार। ये 0 से 0 कट गया, अब गुणा कर दो, ये आ जाएगा 62, और ये आ जाएगा 24 गुणा 4 यानी कि 96। तो भैया देख लो कितने का फायदा हो गया, देख लो आप कितने का फायदा हो गया दुकानदार का। आप कह सकते हो सर 6 में से 2 गए 4, 9 में से 6 गए 3, तो सर 34 का फायदा हो गया। कितने पर? 62 पर, और गुणा 100। बस कैलकुलेट कर लो ये। जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा इसका, सभी लोग बताएंगे है ना। बस बेचते समय वजन का ध्यान रखना है, बाकी परसेंट दुनिया का कोई भी हो आप कर लोगे। अब भाई 2 से जाएगा 17 बार, 2 से जाएगा 31 बार, तो 17 गुणा 100, 1700 बटे 31, तो कितना जाएगा ये? 31 पंजे 155, आगे कितना बचा? 15, 31 चौके जितना भी आएगा 54 समथिंग जाएगा, ना तो 54 के आसपास ये है ना ये है, यही आंसर है 84। पूरा एग्जैक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं है, मगर हूं एग्जैक्ट निकालने की भी जरूरत है ही नहीं है। आपने आपने देखा 31 पंजे 155, 5 आएगा, और 5 से शुरुआत केवल इसी में हो रही है, लगाकर आगे भाग जाओ, जितनी स्पीड से आप भाग सकते हो उतनी स्पीड से भाग जाओ। ठीक है, ये सवाल करो। और ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, आप जिन लोगों ने पहले मैथ्स पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला सवाल है। 21% इसमें जवाब अक्सर बच्चे देते हैं, लेकिन आप मत देना, आप मत देना, आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, आप सही जवाब देना। ये सवाल है क्या वो देखो पहले। एक दुकानदार 10% की भार में बेईमानी खरीदते समय कर रहा है। खरीदते समय तो कुछ भी हो, सीधा फ्रैक्शन आप बढ़ा दोगे आगे, सीधा बढ़ा दोगे आप। 10% की बेईमानी यानी कि 10% का लाभ है उसका, सीधा सीधा 10% का लाभ सीधा सीधा बेईमान का। ये खरीदते समय है, खरीदते समय ध्यान नहीं देना हमको, हमारा फोकस रहना चाहिए बेचते समय। बस खरीदते समय तो कुछ भी फ्रैक्शन दे, सीधा सीधा भार में बेईमानी उसका लाभ है 10 से 11, बस ये ध्यान रखना है। बेचते समय 10% में भार की, वो कह रहा है ना 10% तो खरीदते समय और 10% बेचते समय, बस यहां आपने ध्यान रखना है। बेचते समय इस पे फोकस करना है, बाकी पे तो फ्रैक्शन में दिमाग नहीं लगाना, बाकी को सीधा सीधा बढ़ा देना है। दिमाग कहां लगाना है? बेचते समय भार में बेईमानी। आप अब ये सवाल सभी लोग सही करेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट जो सिखाया है उसके अकॉर्डिंग। उसने कहा 10% खरीदते समय बेईमानी कर रहा है और 10% बेचते समय बेईमानी कर रहा है। 10% खरीदते समय भार में बेईमानी कैसे करेगा सर वो? मान लो वो 1 किलो चावल लेने गया है, 1000 ग्राम चावल लेने गया है, और जैसे ही उसका जो थोक विक्रेता है वो पीछे मुड़ा, उसने 100 ग्राम चावल अपने चावलों में डाल लिए, तो उसने 1100 ग्राम ले लिए, तो ये भार में बेईमानी होती है। तो रेशियो क्या बनेगा? सीधा सीधा 10 से 11 नहीं बनेगा, ये होता है खरीदते समय भार में बेईमानी, है ना। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे भाई? 1/10। यस, तो पहला फ्रैक्शन की बात करते हैं कि 10% भार में बेईमानी खरीदते समय। खरीदते समय तो सीधा सीधा फ्रैक्शन बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? 10 से 11 सीधा सीधा बढ़ा देंगे खरीदते समय। आई डोंट केयर, आई केयर अबाउट कि बेचते समय उसने भार में क्या बेईमानी करी है। उसने 10% भार में बेईमानी बेचते समय। यहां आप मुझे बताओगे कि ईमानदारी से उसे कितना देना चाहिए था? 100, और उसने 10% की बेईमानी कर दी, उसने दिया कितना है? 90। ये वैसा आपने यहां संभल के चलना है कि वो 10% भार में बेईमानी बेचते समय कर रहा है ना, तो मेरे भाई यहां बेचते समय ईमानदारी से अगर वो 100 देना चाहता है लेकिन उसने दिया नहीं, उसने 10% की गड़बड़ कर दी, बेईमानी से उसने 90 दिया है, तो रेशियो क्या बनेगा? ये गया, ये जाएगा 10 नाम 90, 11 धाम 110। रेशियो क्या बन गया बच्चे? 9 से 11। अब आप देख लो कितने का फायदा हो गया दुकानदार का? 2 का।
और कितने पर, जितना उसकी जेब से गया है, गुणा 100। आप कहेंगे 200/9%, और ये कितना होता है, 22 सही 2/9%। ये आपका जवाब है, 22 सही 2/9। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 21% देते हैं, लेकिन वो गलत है। 21% इसका आंसर नहीं है। पता है 21% कब होगा, जब वो ये भार वर्ड यूज नहीं करेगा, वजन का वर्ड यूज नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं 21% कहां पे आंसर होगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है। तो कुल लाभ प्रतिशत बताओ, प्रतिशत ज्ञात करो। ये सवाल जब होगा, ज्ञात करो, ये सवाल जब होगा कि जहां वो वर्ड यूज करेगा ही नहीं भार का। उसने बस सिंपल सी बात बोली है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाएगा और बेचते समय 10% का लाभ कमाएगा। उसने कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं किया कि 10% कम वजन का यूज करेगा, 10% की बेईमानी करेगा। ऐसा वर्ड जहां भी यूज होगा कि 10% की बेईमानी या 10% कम भार का यूज करेगा, तो फिर हम अपना उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो हमने सीखा। लेकिन ये अगर उसने बोल दिया कि खरीदते समय 10% का लाभ और बेचते समय 10% का लाभ, तो फिर तो सिंपल सिंपल फ्रैक्शन बन जाता है। यहां उसने कहीं वजन का यूज किया, बेचते समय भी उसने बोल दिया 10% का लाभ है, तो यहां कहीं वजन का यूज नहीं किया, लाभ वर्ड यूज किया कि खरीदते समय लाभ, बेचते समय लाभ। अब आपका आंसर आप अपने फॉर्मूले में भी रख सकते हो, a+b+a×b/100 में। अब आप यहां पर भी रख सकते हो, या फिर आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो कि खरीदते समय भी 10 से 11 और बेचते समय भी 10 से 11, क्योंकि बेचते समय वो प्रॉफिट की बात कर रहा है, वजन की बात नहीं कर रहा है, बेईमानी की बात नहीं कर रहा है। बेईमानी वर्ड यूज करेगा तो अपने उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो बेचते समय कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 100 और ये आ जाएगा 121। तो कितने का फायदा, 21 का 100 पर और गुणा 100, 21% इस केस में आंसर होगा। आप यहां भी रख सकते हो 10+10+10×10/100, 21%। ठीक है बच्चे, जब वो भार वर्ड यूज नहीं करेगा। अब जैसे इस सवाल में उसने यूज कर लिया 10% भार की बेईमानी, तो यहां हम ये यूज नहीं करेंगे a+b+a×b/100, यहां अपना ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया कि अगर वो कहेगा भार में बेईमानी या कम भार का यूज करेगा तो अपना वही कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर कहेगा 10% का लाभ खरीदते समय और 10% का लाभ बेचते समय, तो फिर अपना a+b+a×b/100 आप लगा सकते हो। सवाल है अगला, चलो ये सवाल ऐसा ही दे दिया मैंने आपको, मुझे पता नहीं था ये तो सवाल, चलो मैंने ऐसा ही दे दिया, आपका कंफ्यूजन दूर और हो जाएगा इस सवाल में। अब ये सवाल करो, सर फंडा वेट का है, समझ गए, वेरी गुड, आप समझ गए ना, बहुत अच्छे। सारा वेट का फंडा है कि बेचते समय अगर कम भार का यूज कर रहा हो या बेचते समय बेईमानी वर्ड यूज कर ले, तो फिर आप अपना वही फंडा लगाओगे जो मैंने स्पेशल सिखाया आपको। लेकिन अगर कहे कि एक दुकानदार खरीदते समय 20% का लाभ और बेचते समय 30% का लाभ, इसमें क्या है, सीधा सीधा a+b वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यहां उसने कहीं बेईमानी वर्ड यूज नहीं किया, यहां उसने कहीं यूज नहीं किया कि कम भार का यूज कर रहा है, सीधा सीधा कह रहा है खरीदते समय 20% लाभ, बेचते समय 30% लाभ, कुल लाभ, प्रॉफिट की बात कर रहा है, बस वजन का यूज नहीं किया उसने कहीं भी। तो आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, a+b+a×b/100। आप कहेंगे 20+30+20×30/100, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 50 + 3 दूनी 6 यानी कि 56%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है।
दोनों में डिफरेंस समझ गए ना, कि अगर खरीदते समय भी लाभ, खरीदते समय तो छोड़ो, वो तो यूनिवर्सल है, उसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेचते समय अगर लाभ कह दे तो फिर आप ए प्लस बी वाले फॉर्मूले पर जा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सवाल करिए बच्चा जल्दी से। करो भाई। बेईमान दुकानदार वाले सवाल किसी के गलत नहीं हो जाने चाहिए। अब इतना प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको, इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट सिखा दिया। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है। देखो ये वर्ड यूज कर दिया आप, कम वजन तोल रहा है, तो अपना वही कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है वजन वाला, है ना। यहां वो 30% लाभ नहीं कह रहा, कम वजन तोल रहा है, तो अपना वही कॉन्सेप्ट। पहले तो उसने कहा 44% की हानि। बच्चे 44% का फ्रैक्शन कितना होता है? 44/100। भाई 4 से जाएगा 11 बार, 4 से जाएगा 25 बार, तो 11/25 की हानि, फ्रैक्शन कितना होगा? 25 में से 11 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 14। कितना आ जाएगा? 14। तो 25 से 14 रेशियो हो गया भाई, 25 में से 11 घटाओगे 14 ही आएगा। और दूसरा 30% कम वजन तोल रहा है, मतलब ईमानदारी से कितना वजन देना चाहिए उसको? 100। ईमानदारी से कितना देना चाहिए? 100। लेकिन उसने बेईमानी से कितना दिया है? 30% कम। बेईमानी से कितना दिया है? बेईमानी से 30% कम, यानी कि 70। ईमानदारी वाला सीधे हाथ की तरफ रखेंगे, बेईमानी वाला राइट लेफ्ट हैंड की तरफ। रेशियो कितना बन गया भाई? 25 सत्ते 175 और 14 धाम 140। अब आप देख लो भैया, उसका तो नुकसान हो गया, 175 की चीज को 140 में बेच रहा है, और आपसे हानि ही पूछी है उसने। कितना है? 25 की 35 की हानि है, 35 की हानि, और परसेंट निकालना है तो 35/175 गुणा 100। 35 एकम 35, 35 पंजे 175, 5 से जाएगा 20%। 20% का नुकसान हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उड़ा दोगे ना सारे सवालों को? चलो एक और देता हूं। मैं ज्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। बस ये सवाल करो। रवि नमक 16 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदता है और 18 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है। एक फायदा तो यहां हो गया उसका। वह 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम का वजन यूज करता है, तो वास्तविक लाभ बताओ। करो। तो उसका वास्तविक लाभ बताओ। उसने कहा रवि 16 रुपए के हिसाब से तो खरीदता है, भाई क्रय मूल्य कितना है उसका? 16 रुपया। और बेचा कितने में है उसने? 18 में। तो यहां फायदा कितने का कर लिया? 2 रुपए का। और क्रय मूल्य कितना है? 16। तो उसका लाभ कितना हो गया बच्चे? लाभ हो गया 1/8 का। ये फ्रैक्शन बनाना है, क्योंकि हमें रेशियो बनाना है ना, तो फ्रैक्शन इसलिए बनाया। तो उसने कहा कि रवि 16 के हिसाब से खरीदता है और 18 के हिसाब से बेचता है, तो फायदा प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपए का। भाई 2 का प्रॉफिट हो गया ना, और किस पर? क्रय मूल्य यानी कि 16 पर। 1/8। तो 1/8 का मतलब है कि 8 से फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1/8 का फायदा तो यही है। यस। अब उसने कहा 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम देता है, तो जो ईमानदारी से वजन देना है वो सीधे हाथ की तरफ लिखो, जो बेईमानी से दिया वो उल्टे हाथ की तरफ। 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट। और देखो ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 8 यहां लिख दो, ये 10 यहां लिख दो। कितने का फायदा हो गया उसका? 2 का। कितने पर? 8 पर, क्योंकि उसकी जेब से तो 8 ही गया है, गुणा 100। 2 चौके 8 और 4 से जाएगा 25%। ऑप्शन डी। अब तो आप इतनी स्पीड से आंसर दे रहे हो, लाजवाब, लाजवाब। चलो ये सवाल करो, फिर एक होमवर्क दे दूंगा, क्लास कंप्लीट। एक होमवर्क दे दूंगा और उस होमवर्क का आंसर इसी पीडीएफ में दे दूंगा, वो आपको अपलोड जब पीडीएफ होगी आपको तब मिल जाएगा उसका आंसर। ये कर लो। एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है
कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, गलत वजन का यूज करता है और लाभ के रूप में 12.5% का लाभ कमाता है। ये फाइनली जो अब तक हम जितने भी सवाल हमने किए हैं उनमें हम लाभ निकाल रहे थे ना, इसमें उसने दे दिया कि फाइनल प्रॉफिट उसका 12.5 है, गलत वजन का यूज करके, गलत वजन का यूज करके उसका प्रॉफिट 12.5 है। अब कह रहा है बताओ उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना यूज किया होगा। अब ये ऐसा सवाल भी आ सकता है, अभी तक तो हमें दिया हुआ था कि 1 किलोग्राम की जगह इतना यूज किया, इस बार पूछ लिया, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ईमानदारी वाला वजन किस, पहले ये बताओ 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है। परसेंटेज में सिखाया था 1/8 होता है, कितना होता है 1/8। अब फिर से करते हैं सवाल को। उसने कहा कि 1 किलोग्राम वजन के लिए कितना वजन यूज करेगा। ईमानदारी वाला वजन किधर लिखते हैं, इधर। 1 किलोग्राम उसे देना चाहिए था, 1000 ग्राम देना चाहिए था। वो कह रहा है कितने ग्राम का उसने यूज किया है, हमें नहीं पता, वही निकालना है। मान लेते हैं उसने ए का यूज किया है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, ए से 1000। क्या रेशियो हो गया, ए से 1000। ईमानदारी वाला वजन इधर, और जो उसने यूज किया, जो दिया ग्राहक को, वो पूछा है, वो मैंने ए मान लिया। और फाइनली उसका प्रॉफिट कितना है, 1/8 का, यानी कि 8 से कितना 9। ये फाइनल प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि A/1000 बराबर 8/9 होगा। भाई जो फ्रैक्शन A/1000 का होगा वही तो 8/9 का होगा, क्योंकि ये फाइनल प्रॉफिट है। ये जो लाभ है ना 12.5, ये फाइनल प्रॉफिट है जो हम निकालते थे अब से पहले सवालों में। तो वो नीचे ही तो आएगा, यहां लाइन खींच के नीचे ही तो आएगा 8 से 9। तो जो रेशियो A/1000 का होगा वही रेशियो 8/9 का होगा। तो यहां से A का मान निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9A बराबर 8000, और A कितना हो गया 8000/9। तो 9×8 = 72, 8×9 = 72, 8×9 = 72, 888.8। ऑप्शन नंबर सी डी आपका सही जवाब है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी वाला वजन यहां जो बेईमानी से यूज किया वही पूछा है, वो लिख दिया। और उसने कहा फाइनल प्रॉफिट, फाइनल लाभ 12.5% का है, 1/8 का है। तो लाभ है तो 8 में 1 जुड़कर 9 हो जाएगा। तो जो रेशियो A/1000 का होगा वही रेशियो 8/9 का होगा। आपका आंसर आ गया 888.8। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये रहा सवाल, ये आपने करना है। और कल जो आपकी क्लास होगी बच्चे, वो डिस्काउंट की होगी। कल हम कंप्लीट कर देंगे डिस्काउंट को, ठीक है। डिस्काउंट चैप्टर बट्टा या छूट, कल हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। और परसों से अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हम करेंगे। और हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, संडे को जो आपकी क्लास होती है 12 से 2, इस बार वो 12 से 2 नहीं होगी, वो शाम को मैं कराऊंगा, रात को, है ना। पहले से तैयार हो जाइए, संडे की रात को क्लास होगी 2 घंटे की, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो कंप्लीट करते हैं क्लास को। इसका सॉल्यूशन अभी मिल जाएगा आपको जब ये PDF अपलोड होगी। तो उम्मीद करता हूँ बड़ा मजा आपको ये क्लास करने में आया होगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक सिंगल सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।